किया जाए। माननीय सभापति महोदय, उनका तरीका है ये, उनका तरीका है। मैं उस इलाके से आता हूँ, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आता हूँ, दबाने का तरीका है ये। इस तरह दबाया जाता है हम लोगों को। आज तक उन लोगों ने यही किया है। उधर भी जितने भी विधायक जाते हैं उन सबको दबाया जाता है, इसी तरह दबाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका शरण चाहता हूँ। इस तरह जो दबाया जाता है, मुझे जो बोलने से रोका जा रहा है, मुझे जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, ये जो मैं आपकी चरण चाहता हूँ, हमें जो बोल रहे हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारे डूंगरपुर जिले में भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय है और एक वीर कालीबाई कन्या महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में जो स्वीकृत पद है, उस स्वीकृत पद के अनुरूप भी वहाँ पर व्याख्याता नहीं लगे हुए हैं। लेकिन एक दुख की बात है, भले उधर की सरकार रही हो या इधर की सरकार रही हो, वहाँ पर जो व्याख्याता लगता है और कुछ ही समय बाद वहाँ पर से अपने गृह जिलों में किसी न किसी की पहुँच बना के यहाँ पर आ जाता है। आपको मैं बता दूँ, पिछली बार भी विधानसभा में ये मांग उठी थी और माननीय मंत्री महोदय ने उन जो कार्य व्यवस्था के लिए जितने आदेश हुए थे, उन सभी आदेशों को निरस्त करवाया था। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 23 जुलाई 2020 को पत्र क्रमांक A1 आकाशिक 2011-2020 584 के तहत 9 वैसे व्याख्याता थे जो वीर कन्या कालीबाई महाविद्यालय और भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय में लगे थे और वो लोग दूसरी जगह कार्य व्यवस्था के लिए लगाए गए थे। वो आदेश निरस्त किया 20 जुलाई 2020 को। लेकिन कुछ ही समय बाद हमारे यहाँ के लोगों ने मंत्री जी पे प्रेशर बनाया। कई ऐसे जो बड़े जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने प्रेशर बना के वो आदेश वापस यथावत लगाए गए। ये कौन सा नियम है कि जो व्याख्याता उस कॉलेज में लग रहा है और लगने के बाद वहाँ पर ज्वाइनिंग दे रहा है, ज्वाइनिंग देने के बाद 1 महीने तक भी सेवा नहीं दे रहा है और उसको कार्य व्यवस्था के हिसाब से यहाँ लगाया जा रहा है। जो स्वीकृत पद है वहाँ पर 10% पद भी भरे हुए नहीं है और जो वहाँ पर भरे हुए हैं उनमें से भी कार्य व्यवस्था के लिए दूसरी जगह लगाया जा रहा है। तो वहाँ लंबे समय से उस इलाके में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्र के बाहर के अध्यापक लगे हुए हैं, 3rd ग्रेड अध्यापक। हम चाहते हैं, पहले तो वहाँ कहीं न कहीं कमी थी तो हमें आवश्यकता थी, लेकिन आज हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है और कहीं न कहीं सबने B.Ed BSc कर रखी है और इतनी भारी संख्या में जो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम उच्च शिक्षा में तो उस इलाके से जो व्याख्याता लगे हैं उनको यहाँ पर कार्य व्यवस्था के लिए लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम 3rd ग्रेड के ट्रांसफर के लिए 2nd ग्रेड में जो उधर लगे हुए हैं उन लोगों के ये कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यापकों की कमी है, इसलिए हम उन लोगों को इस इलाके में नहीं ला रहे हैं। मतलब ये दो तरफा नीति किस बात की हो रही है? हम व्याख्याताओं को तो इधर लगा रहे हैं कार्य व्यवस्था के लिए और वहाँ पर दूसरे जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के जो लगे हुए वहाँ पर उनकी आवश्यकता नहीं। अगर वो पद खाली होंगे तो हमारे जो आने वाले बच्चे लगेंगे। तो ये दो तरफा जो नीति की जा रही है उसको कहीं न कहीं ध्यान में लाया जाए और आपके माध्यम से मंत्री जी जब जवाब देंगे तो मैं चाहूँगा कि भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय और वीर कन्या कालीबाई महाविद्यालय से जितने लोग कार्य व्यवस्था हेतु बाहर लगे हुए उनको निरस्त किया जाए और आदिवासी एरिया के जो बच्चे हैं उनको राहत प्रदान की जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने जो एक बताया था कि BPA कोर्स कर रखा है लड़कों ने, लेकिन उनको PTI भर्ती में शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह एक जो मामला चल रहा है कि चित्तौड़ जिले में मेवाड़ विश्वविद्यालय चल रहा है और मेवाड़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत लंबे समय 2018 से एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। 2018 से वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। अभी तक लड़के 3rd ईयर में आ चुके हैं, वो कोर्स वहाँ पर करवा रहे हैं। अभी वर्तमान में इस कोर्स के लिए 175 लड़कों ने अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने संबंधित विभाग से उसकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं की है। तो ये भी आने वाले समय में ये जो BPA कोर्स वाले भटक रहे हैं लड़के, इसी तरह ये लड़के भी भटकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि इस पर जांच कराई जाए और इन छात्रों को राहत प्रदान की जाए।
माननीय सभापति महोदय, हमारे सबका एक भुगतान होता है, पेमेंट होता है। हम भी विधायक बने, हमारे महीने की 1 तारीख से 5 तारीख की बिन पे पेमेंट आ जाता है। और इस राज्य में, इस देश में जितने कार्मिक जो कार्यरत हैं, उन सभी का महीने में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में पेमेंट आ जाता है। तो हमारे जो बच्चे हैं, उनकी जो छात्रवृत्तियाँ हैं, वो छात्रवृत्ति आज तक समय पे नहीं आई है। कौन सा तरीका है? मैं चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति प्रत्येक महीने की आनी चाहिए, वो भी प्रत्येक महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में इस देश में और राज्य में भले किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों का एक इतना चल रहा है धंधा। हम हमारे इलाके में देखते हैं कि एक पेंचर की दुकान हो, इतना एक दरवाजा है और उस दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है कि संबंधित या फलाना महाविद्यालय। मतलब एक कमरे के अंदर एक प्राइवेट महाविद्यालय चल रहा है। तो अब समझ में नहीं आता है कि ये महाविद्यालय एक कमरे के अंदर कैसे चल रहा है। और मैंने अभी आंकड़ा निकलवाया, उस महाविद्यालय के अंदर 200 से 300 छात्र अध्ययनरत हैं। तो वहाँ पढ़ते कहाँ हैं, बैठते कहाँ हैं, उनके लिए ग्राउंड क्या है? तो ऐसी एक नीति होनी चाहिए कि जितने ऐसे प्राइवेट महाविद्यालय जो लोग 1 या 2 कमरों में चला रहे हैं, ऐसे सारे प्राइवेट महाविद्यालय बंद होने चाहिए। अभी कोरोना काल में तो ये महाविद्यालय वाले, जो प्राइवेट महाविद्यालय वाले हैं, उन लोगों ने तो अति कर दी। बच्चों के एडमिशन लिए, उनसे फीस ली, अध्ययन नहीं कराया और उल्टा उन लोगों से फीस तो वसूल ली। लेकिन वहाँ पर जो सरकार के आदेश थे कि जो अध्ययन करा रहे हैं, जो कार्मिक सुविधा पे लगे हुए हैं या प्राइवेट जो लगे हुए हैं, उनको भुगतान किया जाएगा। लेकिन डूंगरपुर जिले के अंदर जितने प्राइवेट महाविद्यालय चल रहे हैं, कोरोना काल के अंतर्गत जो अध्ययन करवाने वाले अध्यापक थे, उनको पेमेंट नहीं किया गया है। तो ऐसे जो अनियमितता बरतने वाले महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अभी जो चल रहा है कि हम छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं आपको बता दूं, डूंगरपुर जिले में एकमात्र एक सरकारी आवासीय विद्यालय है, सरकारी एक छात्रावास है। तो लंबे समय से बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आज तक उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट का कॉलेज छात्रावास है, उसके आसपास अतिक्रमण किया जा रहा है और वो भवन पड़ा हुआ है। सरकार ने पैसा लगाया है, उसका निर्माण किया है, वो बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आज तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, अभी भी खंडर पड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो एक कॉलेज छात्रावास बना हुआ है, उसको शुरू करवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारा एरिया विस्तार हुआ अभी, अनुसूचित क्षेत्र 1981 में अधिसूचित हुआ था और अभी ये हमारा दोबारा ये जो 19/5/2018 को नवीन एरिया विस्तार हुआ। उस एरिया विस्तार में जब हुआ, अधिसूचना जो जारी हुई, कार्मिक विभाग का जो आदेश था, उसमें स्पष्ट था कि इस इलाके के अंतर्गत पहले की जो भर्तियां है, उन सभी भर्तियों में जो पुराना इलाका है, उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई अधिकारियों ने मिली भगत करके जो नवीन एरिया विस्तार हुआ, उससे पहले की भर्ती थी, उन भर्तियों में नए एरिया के बच्चों को भी ले लिया गया है। तो माननीय सभापति महोदय, या तो वो उस क्षेत्र के अनुपात में पद बढ़ाया जाए, या फिर जितने जो नए एरिया के बच्चे लगे, उन लड़कों को उसके अनुपात में हमारे पद बढ़ाने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, अभी बजट घोषणा में खेल विभाग के लिए घोषणा हुई कि प्रत्येक ब्लॉक पे ध्यानचंद स्टेडियम खोला जाएगा। ये माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे समस्त विधायकों की भावना थी और इस राजस्थान के सभी युवाओं की भावना थी। सभी को था कि हमारे खेल मंत्री युवा हैं और युवाओं के लिए कुछ न कुछ करेंगे, और उन्होंने इस बजट में राजस्थान के युवाओं को सौगात दी। उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं सुझाव देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक पे ध्यानचंद स्टेडियम खोला है,
खोलने की जो घोषणा की है।